कोविड-19 रोगी के ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन पर इस सत्र में आपका स्वागत है। इस पहले मॉड्यूल में हम नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन यानी NIV पर जानकारी प्रस्तुत करेंगे। यहाँ दिखाए गए उत्पाद केवल प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए हैं। AHA किसी विशिष्ट निर्माता या उत्पाद का समर्थन नहीं करता है। इस वीडियो में कार्यों को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए बहुत सी चीजें जो आप आमतौर पर रोगियों की देखभाल के लिए उपयोग करते हैं, जैसे व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे दस्ताने, मास्क का प्रयोग नहीं किया गया है। और उसके बाद हम कुछ और बात करेंगे N95 मास्क और पावर्ड एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर्स यानी पैपर्स के बारे में। हमने इसे उन गैर ICU स्वास्थ्य कर्मियों को समय समय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए डिजाइन किया है जो या तो नियमित रूप से ICU में काम नहीं करते हैं या जिन्हें हम ICU में मदद करने के लिए सेवानिवृत्ति या आउटपेशेंट सेटिंग से खींच रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम चाहते हैं कि कोविड मरीजों के इलाज के दौरान आप पूर्ण रूप से अपनी रक्षा करें और हम आपको अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना चाहते हैं ताकि आप NIV और HFNC जैसे उपकरणों का उपयोग कम से कम जोखिम के साथ कर सकें। हम इन NIV और HFNC जैसे उपकरणों के लाभों और कार्य की संक्षेप में समीक्षा करेंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए जो कुछ समय के लिए ICU सेटिंग से बाहर हो गए हैं, HFNC आपके लिए नई हो सकती है। तो आइए सबसे पहले जोखिम को कम करने के साथ शुरुआत करें। कोविड में जब हम वेंटिलेशन उपकरण का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम उस विधि का उपयोग करने का प्रयास करना चाहते हैं जो कम से कम मात्रा में एरोसोल उत्पन्न करता है। और इसलिए कोविड-19 रोगियों के बारे में साहित्य में आप जो बातें अक्सर सुनते हैं, उनमें से एक है एरोसोल जनरेशन या प्रक्रियाएं जो एक एरोसोल का उत्पादन करती हैं। NIPPV और HFNC में एरोसोल उत्पन्न करने का अधिक जोखिम होता है। किस हद तक निश्चित रूप से पता नहीं है, इसीलिए इनके उपयोग को कम से कम करने का प्रयास करें। यदि आप NIV या HFNC का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे एरोसोल जनरेशन के कारण कमरे में पूर्ण वायुजनित सावधानी बरतने की आवश्यकता है और इसके लिए एक नकारात्मक दबाव कक्ष यानी नेगेटिव प्रेशर रूम भी फायदेमंद होगा। लेकिन यथार्थ में इस तरह की महामारी में पर्याप्त नकारात्मक दबाव वाले कमरे नहीं उपलब्ध हो सकते हैं। इसलिए यदि आप NIPPV शुरू कर रहे हैं, तो हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उच्चतम स्तर की स्वीकृति प्राप्त हो और हम दृढ़ता से अनुशंसा करते हैं कि यदि संभव हो तो इन मामलों में NIV से बचें। इसके निश्चित रूप से अपवाद हैं, जैसे यदि आपके पास NIV या HFNC के सीरियस इंडिकेशन के साथ एक डू नॉट इंट्यूबेट रोगी है। रोगी जो NIV का पहले से उपयोग करते हैं, जैसे एक न्यूरोमस्कुलर रोगी, आप उनकी सेटिंग्स को थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे रोगी हो सकते हैं जिन्हें कोविड के साथ एस्थमा एग्जैसर्बेशन या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और आपको लगता है कि उन्हें NIV या HFNC से फायदा होगा। रोगी जिन्हें एक्सट्यूबेशन फेलियर या री इंट्यूबेशन का जोखिम हो और इसलिए आप उन्हें जल्द ही वेंटिलेटर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, या हमारे पास वेंटिलेटर की कमी है, इन स्थितियों में उच्चतम स्तर की स्वीकृति लें। तो आइए एक सेकंड के लिए रुकें और HFNC की समीक्षा करें, क्योंकि ये पिछले 5 से 10 वर्षों के भीतर एक बिल्कुल नई चिकित्सा है जिसके बारे में हम वास्तव में काफी कुछ सीख रहे हैं। ये वास्तव में NIV के ऊपर रेकमेंडेड है क्योंकि इस रोगी आबादी, विशेष रूप से ARDS में NIV की सफलता दर कम है और इसलिए जिन चीजों के बारे में हम अक्सर चिंतित रहते हैं, उनमें से एक ये है कि रोगी इंट्यूबेशन की ओर बढ़ रहा है और NIV उनकी मदद नहीं कर रहा है, जबकि HFNC को वास्तव में हल्के मामलों में फायदेमंद दिखाया गया है। माइल्ड या मॉडरेट मामलों में ये मददगार हो सकता है। एक कारण ये है, यदि आप यहाँ इस डायग्राम में देखें तो ये फ्लो और टर्बुलेंस है और इसलिए क्या होता है जब आप 30 लीटर 40 लीटर प्रति मिनट जैसे अति उच्च फ्लो पर इन नेजल कैन्युला को चलाते हैं, तो आपको वास्तव में ये घूमता स्वर्लिंग इफेक्ट मिलता है, जहां ये वास्तव में यहाँ इस सारे स्थान को धो देता है, जो एक प्रकार का डेड स्पेस है। दूसरे शब्दों में हम इसे वेंटिलेट कर रहे हैं,
लेकिन ये परफ्यूज नहीं हो रहा है। हम वास्तव में उस कार्बन डाइऑक्साइड को वॉश कर रहे हैं जो सांस में बाहर आ रही है, और इसे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त गैस के साथ साथ उच्च स्तर की ऑक्सीजन से भर रहे हैं। और ये लो लेवल का प्रेशर भी प्रदान कर सकता है, विशेष रूप से सांस छोड़ने पर। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आप इस प्रवाह के विरुद्ध श्वास छोड़ रहे हैं तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर भी प्रदान करे, और इसलिए ये मूल रूप से एपिग्लॉटिस के ऊपर के डेड स्पेस को धोता है, और इसलिए हम इसे एक्स्ट्रा थोरैसिक डेड स्पेस वॉशआउट कहते हैं। और इसलिए हम वास्तव में इस सारे स्थान को, जहां सामान्य रूप से 5 से 8% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त गैस के साथ भर देते हैं। हमें न्यूनतम संभव प्रवाह का उपयोग करना है क्योंकि ये एरोसोल बना रहा है, और इसलिए हम सैचुरेशन को 88% से अधिक रखना चाहते हैं, पर 94% से अधिक नहीं। बहुत बार यदि आप 94 से अधिक हैं तो आपके पास प्रवाह दर को कम करने के अवसर हो सकते हैं, और इसलिए हम सुझाव देते हैं कि 30 से कम प्रवाह दर वास्तव में बेहतर हो सकती है। लेकिन आप जानते हैं, इनमें से कई उपकरण 40, 50, 60 लीटर प्रति मिनट वितरित कर सकते हैं, और इसलिए हमें FiO2 को टाइट्रेट करना है ताकि SpO2 88 से 94% बना रहे। और इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि HFNC उचित फिट है, दूसरे शब्दों में इसके चारों ओर जगह है। आप नहीं चाहते कि ये पूरी तरह से नासिका को बंद करें क्योंकि तब हम वॉश नहीं कर पाएंगे, और इसलिए इसे शुरू करने के बाद आपको रोगी का आकलन करने की आवश्यकता है, आमतौर पर लगभग 1 घंटे से लेकर शायद 3 घंटे तक, यह निर्धारित करने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं। अगर यह काम नहीं कर रहा है तो हमें इंट्यूबेशन की तरफ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ चाहते हैं वो यह है कि हम सुधार की कमी के कारण इंट्यूबेशन में देरी नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए कई बार हम सोचते हैं रोगी ठीक हो रहा है और फिर वे सबसे अनुपयुक्त समय पर क्रैश कर जाते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि यह एक एरोसोल उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया है, इसलिए हमें इस पर एक ढीला ढाला सर्जिकल मास्क लगाना चाहिए। यह मूल रूप से एरोसोल को मास्क में ही रखने में मदद करता है ताकि इसके वातावरण में प्रवेश करने का अवसर कम हो। जब इन उपकरणों की बात आती है तो वे सभी आकार प्रकार में आते हैं, सरल से फ्लोमीटर के रूप से लेकर ब्लेंडर तक, सब कुछ जो एक ह्यूमिडिफायर के माध्यम से चलाया जाता है जो एक नेजल कैन्युला से जुड़ा होता है। आमतौर पर हमें गैस स्रोत की आवश्यकता होती है। हमें एक ब्लेंडर, एक फ्लोमीटर और एक FiO2 विश्लेषक चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक FiO2 विश्लेषक है जो सिर्फ यह पढ़ रहा है कि क्या दिया जा रहा है। एक ह्यूमिडिफायर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि आप नाक के म्यूकोसा में प्रवाह दर के उस उच्च प्रवाह पर गर्म गैस पर सूखी गैस डालते हैं तो इसका वास्तव में बहुत दर्दनाक प्रभाव होगा। दूसरे शब्दों में, ये इसे सुखा देगा और बहुत सारी समस्याएं पैदा करेगा, और इसलिए हम उससे भी बचने की कोशिश करना चाहते हैं। हमें पता है कि कोविड रोगी आबादी में वास्तव में गाढ़े स्राव होते हैं, और इसलिए शायद ह्यूमिडिफिकेशन वास्तव में भी फायदेमंद हो सकता है। एक बार फिर, ये सर्जिकल मास्क का एक उदाहरण है जो उच्च प्रवाह नाक प्रवेशनी उपकरण के ऊपर एक प्रकार से शिथिल रूप से फिट होता है। चलिए अब NIV के बारे में चर्चा करते हैं। मैं इसे प्राथमिकता के क्रम में कर रही हूँ। यदि आपको गैर आक्रामक के लिए उचित रोगी चयन मिलता है तो ये इस तरह से काम करता है। यह श्वसन की मांसपेशियों पर लोड कम करने के लिए वेंटिलेटरी सहायता प्रदान करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके रोगी को बहुत अधिक वर्क ऑफ ब्रीदिंग होता है तो कई बार आप उन्हें थोड़ा सा पॉजिटिव प्रेशर सहायता दे सकते हैं। और इसके अतिरिक्त यदि वे हाइपॉक्सिक हैं, जो कि इस रोगी आबादी में होता है, तो लंग वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ताकि ऑक्सीजन को थोड़ा आसान और अधिक कुशलता से वितरित किया जा सके। और फिर NIV के सफल उपयोग के लिए आमतौर पर आवश्यकता होती है कि रोगी अपने वायुमार्ग को खुला रख सकें। ये कुछ ऐसा है जो काफी महत्वपूर्ण है। यदि उनकी चेतना का स्तर कम है और कमजोर श्वसन ड्राइव है तो ये आमतौर पर NIV के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। आपको बस इंट्यूबेशन की ओर बढ़ना चाहिए।
और फिर आखिर में ये चेहरे की असामान्यताएं हैं जो मास्क का उपयोग प्रतिबंधित करती हैं। हम सिर्फ नेज़ल मास्क के बजाय फुल फेस मास्क की सलाह दे रहे हैं। कई बार हम वास्तव में नाक के मास्क से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इस आबादी में एरोसोल उत्पन्न होने के कारण हम वास्तव में एक पूर्ण फेस मास्क की जोरदार सिफारिश करना चाहेंगे। आमतौर पर सेटिंग्स में हम प्रयोग करते हैं एक स्पॉन्टेनियस मोड, जैसे प्रेशर सपोर्ट मोड। पीक एयरवे प्रेशर कहीं भी कम से कम 8 से लेकर 20 जितना अधिक हो सकता है। 20 से ऊपर न जाने की प्रवृत्ति रखें, क्योंकि आप वास्तव में उस दबाव का उपयोग करने से कुछ गैस्ट्रिक डिस्टेंशन पैदा कर सकते हैं। और फिर सीपैप और या पीप का स्तर कई बार 5 से 15 तक होता है। तो कुछ सरल नियम ये है कि यदि आपको अधिक वेंटिलेशन, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड हटाने, हाई कार्बन डाइऑक्साइड, उन प्रकार की चीज़ों को मैनेज करने की आवश्यकता है, तो आप एडजस्ट करते हैं पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर या डेल्टा प्रेशर, ताकि सीपैप और पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर के बीच का अंतर हो। यदि आपको आवश्यकता है बेहतर ऑक्सीजनेशन की, अधिक लंग वॉल्यूम, तो हम सीपैप या पीप स्तर को समायोजित करते हैं। जब हम कम शुरुआत करते हैं तो कम प्रेशर से चालू करते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं। जब आप शुरुआत करें तो आईपैप या पिप, जैसा कि कुछ लोग इसे कहते हैं, 10 होना चाहिए, ईपैप आमतौर पर 5 होना चाहिए और ऑक्सीजन 100% पर होनी चाहिए। फिर आप अपनी ज़रूरतों के आधार पर तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। तो उदाहरण के लिए, यदि आपको ज़्यादा लंग वॉल्यूम की आवश्यकता है और आपको बेहतर ऑक्सीजनेशन की आवश्यकता है, और मान लें कि रोगी का ऑक्सीजन सैचुरेशन 100% ऑक्सीजन पर 88% था या 100% ऑक्सीजन पर 87 था, तो आप सीपैप या पीप पर दबाव 8 सेंटीमीटर H2O तक जाना चाहेंगे। आप रोगी की निगरानी करना जारी रखते हैं और इसे आवश्यकतानुसार टाइट्रेट कर सकते हैं। इसके साथ भी HFNC के नियम लागू होते हैं। आप 1 घंटे बाद रोगी का आकलन करना चाहते हैं। जिन चीज़ों की आप आमतौर पर तलाश कर रहे हैं वे हैं: क्या उनकी श्वसन दर में कमी आई है? क्या वे कम FiO2 पर बेहतर ऑक्सीजनेट हो रहे हैं? इस प्रकार की सरल चीज़ों से आपको इस रोगी के आगे के हाल के बारे में काफ़ी पता चल सकता है। वहाँ कुछ सामान्य उपकरण हैं, कई अलग अलग प्रकार के ब्रांड और ऐसी ही चीज़ें हैं। और ये कुछ ऐसा है कि हम उन रोगियों से जो घर पर अपने उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं को अपने खुद का उपकरण लाने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ उपकरणों की कमी हो सकती है। कई क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर NIV प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हम शायद उन्हें इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन के लिए आरक्षित करेंगे। आवश्यकताएं अक्सर 21% से 100% तक FiO2 होती हैं, और आमतौर पर हम उन्हें उसके ऊपरी सिरे पर शुरू करने जा रहे हैं। उन स्तरों को करने की क्षमता जो मैंने आपको सीपैप और बाई लेवल के बारे में बताया था। और फिर हमें ऐसे सर्किट भी पसंद हैं जो आपको उन गैसों को फिल्टर करने की अनुमति देंगे। यदि एरोसोल उत्पन्न होते हैं तो हम उन्हें रोकने में सक्षम होना चाहते हैं और उन्हें कमरे के वातावरण को दूषित करने से बचा सकते हैं। और फिर, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, पूर्ण फेस मास्क क्षमताएं। कोविड-19 रोगी में NIV की कुछ सीमाएं स्पष्ट रूप से हैं, जैसे कि एरोसोल पैदा करने की क्षमता। यदि हम किसी मरीज को अपने घरेलू उपकरण लाने के लिए कहते हैं, तो हो सकता है कि वे उपकरण उच्च स्तर की ऑक्सीजन प्रदान करने में सक्षम ना हों। तो उनमें से कुछ में आपको काफ़ी ऑक्सीजन देनी पड़ती है और आप फिर भी 40% ऑक्सीजन तक ही प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से 100% नहीं। इनमें से कई कोविड-19 वाले रोगी वास्तव में हाइपॉक्सिक होते हैं और उन्हें ऑक्सीजन के उन हाई लेवल की ज़रूरत होती है उनके प्रेशर को ठीक करने के लिए। सर्किट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है ह्यूमिडिफिकेशन की क्षमता है या नहीं, फिल्टर करने की क्षमता है या नहीं, यहाँ तक कि मास्क भी। इन उपकरणों के साथ आने वाले कुछ मुखौटों में छोटे छेद होते हैं और मेरे पास वास्तव में इसका उपयोग न करने की कोशिश करने के बारे में एक छोटा सा वीडियो है, क्योंकि उन्हें फिल्टर करना लगभग असंभव है।